तो बीपीएससी भूगोल की कक्षा में। और आज से आज की जो आर्थिक भूगोल के पक्ष है, पहला कृषि के विषय में हम आपको जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि हम लोग भूगोल की कक्षा में हैं और आर्थिक भूगोल को हम लोग देखना चाहेंगे। तो आर्थिक भूगोल है, इस आर्थिक भूगोल में कृषि खनिज उद्योग और परिवहन चार मुख्य अध्याय है। कुल मिलाकर जो 11 चैप्टर पढ़ने हैं भारत के भूगोल में, उस कड़ी में के बाद चार भारत का नहीं, भौतिक भूगोल आएगा। 15 चैप्टर के बाद आपके भूगोल आज और कल के बाद हमारी आधी भूगोल समाप्त हो रही है। 5 अध्याय से अधिक आप पिछले दिन पढ़ चुके हैं, या यूं कहिए कि सबसे ज्यादा परीक्षा उपयोगी 60% तथ्य आप वहां पढ़ चुके। 60% तथ्य नहीं, 60% अंक वाली तथ्य। ये जो पिछला दिन पढ़े हैं उसको याद करके रखिए। इसका छूट गया तो पहले ही मैं कह दिया हूं कि आप पे देखकर वीडियो को देख अपना तैयार की श्रृंखला जब शुरू हो गई, भविष्य में कभी 2, 4, 5 महीने के बाद तभी संभव। हर रोज तो नए बैच तो होंगे नहीं, मैं तो अकेला ही हूँ बात है, और लंबी प्रक्रिया चलती है। कृषि में 5 भागों में पढ़ते हैं। पास जो समय पे नहीं आए फिर पीछे, ठीक है। 5 भाग महत्वपूर्ण होते हैं। पहला क्या? कृषि और पशुपालन में 5 भाग है। सबसे पहला एग्रीकल्चर और प्रकार, कृषि और प्रकार। कृषि और प्रकार। दूसरा मुख्य एग्रीकल्चर क्रॉप, भारत के प्रमुख फसल। इसी दोनों से 80% क्वेश्चन आईए से लेकर पीसीएस छोटे स्तर तक पूछे। मतलब यदि 100 प्रश्न पूछा है एग्रीकल्चर में अभी तक विगत 5 सालों में किसी भी आयोग और परीक्षा है, 80 क्वेश्चन यहीं से पूछा। तब ये आपको एकदम कमांड रहना चाहिए। तीसरा है आपका, और वह है एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, कृषि क्रांति। जैसे हरित क्रांति है, इंधनुषी क्रांति है। चौथा है कृषि संस्थान, कृषि संस्थान। पांचवा है पशुपालन। ठीक है। इसी 5 भागों में बांटकर हम लोग पूरे एग्रीकल्चर को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। आईएएस से लेकर पीसीएस तक, और दोनों में तो दोनों का क्वेश्चन देखा है और विगत कई वर्षों से लगातार देखते रहते हैं। दोनों में प्रश्न पत्र के स्वरूप भी समान होते हैं। मतलब एक ऐसा खंड है जिसमें नेचर भी समान है। पीसीएस में क्वेश्चन के नेचर और बड़े सेवा में क्वेश्चन के नेचर में कहीं कोई अंतर नहीं हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? कृषि का परिचय, फीचर तो ना पढ़ेंगे। सबसे पहला तो यही, और टाइप्स। ठीक है, आ गई ना विशेषताएं और प्रकार। हम लोग आधा देखेंगे,
कृषि की विशेषताएं और प्रकार। ठीक है, सबसे पहला विशेषता क्या है? हम यदि फीचर की बात करें, सबसे पहले फीचर क्या है? हमारी 50% आबादी का संबंध किससे? एग्रीकल्चर। मतलब यह हमारी आजीविका का साधन है। आजीविका का क्या है? ये आजीविका का साधन है। आजीविका का साधन है। मतलब एक समय कहा जाता था कि जहाँ कल्चर है वहीं एग्रीकल्चर है। समय बदल गया। पहले हमारा जितनी भी संस्कृति के तत्व हैं, जो पर्व त्योहार हैं, सब किसी न किसी कृषि कर्म से जुड़े हुए। होली हो, दिवाली हो, किसी न किसी फसल के या तो समाप्ति से जुड़े हैं या उसकी शुरुआत से जुड़े। यहाँ तक कि नए फसल जब उत्पन्न होता है तो भी हम त्योहार के रूप में उसको मनाते हैं। वृक्ष के नीचे खाना बनता है और वहाँ हम लोग खाते हैं। ठीक है कि नहीं? तो मतलब तो कि पूरी कल्चर जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। नेहरू ने एक शब्द भी कहा था कि सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है, कृषि नहीं। भी चुनाव संपन्न हो रहे हैं, सारे विकास के कार्य बंद हैं, लेकिन कृषि की एक योजनाएं बंद नहीं है। क्यों? कृषि की योजना बंद कर दीजिएगा तो चुनाव के बाद ऐसा नहीं ना है कि जो उत्पादन मई जून में होना ही है वो आपके कहने से सितंबर में हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो इसीलिए नेहरू के यह शब्द बहुत उपयोगी है, परीक्षा उपयोगी है कि एवरीथिंग कैन वेट, सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है, बट एग्रीकल्चर कैन नॉट, लेकिन कृषि नहीं। ठीक है कि नहीं? नेहरू के शब्दों में, सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है, सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है, कर सकता है, लेकिन कृषि नहीं, एग्रीकल्चर नहीं, लेकिन एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर नहीं। और हमारी क्या है विशेषता? हम लोग यहाँ जो है जीवनदायिनी खेती है। जीवनदायी खेती का क्या मतलब है? मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन में नहीं है, जीवनदायी कृषि है। कौन सी कृषि है? जीवनदायी कृषि है। मतलब हम लोग एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन पे ध्यान नहीं देते। हम लोग क्या है, ये क्या है? ये सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, अंग्रेजी में उसको कहते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। और दूसरा बेस्ट इस पे आधारित है, भगवान दीनानाथ मानसून, कल भी पढ़ रहे थे। भारतीय कृषि के लिए मानसून एक जुआ है। भारतीय कृषि के लिए मानसून एक जुआ है। मानसून पे आधारित है, ये विशेषताएं हैं। आज भी 50% लगभग सिंचाई साधन ही उपलब्ध है। सिंचाई साधन ही उपलब्ध है। आज भी 50% साधन ही उपलब्ध है। ठीक है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, कृषि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की क्या है? मतलब बैकबोन ऑफ रूरल इकोनॉमी, बैकबोन ऑफ रूरल इकोनॉमी। ठीक है? बैकबोन ऑफ रूरल इकोनॉमी।
किसका? और कृषि पे जनसंख्या का दबाव भी है। कृषि पे जनसंख्या का दबाव पर है। ठीक है, कृषि पे जनसंख्या का दबाव भी, कृषि पे जनसंख्या का दबाव भी। ठीक है, ये है इसका फीचर। ये क्या है इसका फीचर, विशेषताएं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया ना। ये दबाव क्यों है? यहाँ कृषि के ऊपर जनसंख्या का दबाव क्यों है? क्योंकि 140 करोड़ की जनसंख्या, ठीक है, और 140 करोड़ की जनसंख्या को खिलाना आसान काम नहीं। और हम लोग सरप्लस स्टेट हुए हैं विभिन्न रिवॉल्यूशन के माध्यम से, तब जब हमारी खेती को पानी की आवश्यकता है, सिंचाई प्रबंधन की आवश्यकता है, जब हमारी खेती को सीड की आवश्यकता है, फर्टिलाइजर की आवश्यकता है, जब हमारी खेती को एमएसपी बाजार की आवश्यकता है। एमएसपी को लेकर स्वामीनाथन आयोग के आलोक में एमएसपी काफ़ी चर्चित रहा कि पंजाब और हरियाणा के किसानों ने आंदोलन भी किया है। लेकिन कृषि का विकास तभी संभव होगा जब हम कृषि पूर्व की क्रिया को भी बेहतर तरीके से लागू करें, और कृषि के बाद जो बाजार है हमारा उत्पाद, मैं एक दिन कह भी रहा था कि हमारे कृषि उत्पाद लोग बाजार मंडी में जाते हैं। हर पंचायत में ऐसी सरकारी मंडी क्यों न हो कि मोबाइल हॉस्पिटल खुल सकता है, मोबाइल बहुत सारी चीज़ लोकप्रियता के लिए खुल सकता है, तो मोबाइल मंडी भी खुल सकता है। मोबाइल मंडी लेके जाएगा, एक जगह पर पंचायत में किसान आएंगे, उसके उत्पाद यदि उस क्वालिटी के होंगे तो उसको लिया जाएगा, तत्काल उसको पैसा दे दिया जाएगा। किसान की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं तो आज अनाज दिया, चल रहा है, 6 महीना के बाद पैसा मिल रहा है, तो पैक्स का अध्यक्ष है उसके पीछे पीछे घूम रहा है, वो भी अपना घुमा रहा है बेचारा किसान। ठीक है कि नहीं? मूल के बिंदु पे आ जाए। ये है फीचर। ये क्या है? हमारा फीचर। काम यहाँ पर करने की जरूरत, सब ठीक है। देश के लिए मोदी की आवश्यकता है, एकता अखंडता के लिए मोदी की आवश्यकता है, सब ठीक है। अडानी के लिए मोदी की आवश्यकता है, लेकिन महंगाई बेरोजगारी के लिए मोदी की आवश्यकता नहीं है। किसानों के लिए मोदी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है कि नहीं? मतलब सब ठीक है कि मोदी की जहां आवश्यकता है वो भी मैंने बता दिया है कि कहाँ आवश्यकता। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मोदी की आवश्यकता है, न्यू इनोवेशन पॉलिसी में मोदी की आवश्यकता है, जो उसके स्ट्रेंथ है वो भी मैं बता दिया, जो वीकनेसेज है वो भी मैंने कह दिया। मूल बिंदु पे आ जाइए। अब सर हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आप मोदी की प्रशंसा किए कि मोदी की आलोचना की। जिसमें जो चीज़ है वो मैंने कहा, जिसमें जो चीज़ नहीं है वो मैंने नहीं कहा, सीधी बात है। मूल बिंदु पे आ जाना है। तीसरा टाइप्स, प्रकार। प्रकार, कृषि के प्रकार। किसका प्रकार है? कृषि का प्रकार है। ठीक है, सबसे पहला प्रकार क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट है परीक्षा उपयोगी, वो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या प्लेस एग्रीकल्चर या बर्न एग्रीकल्चर, बर्न एग्रीकल्चर या झूम खेती। पढ़े थे ना, झूम खेती। सब क्या है? एक ही टाइप। शिफ्टिंग, शिफ्टिंग, प्लेस, बर्न, सब एक ही नाम है, झूम। सबसे लोकप्रिय नाम क्या है? झूम खेती। सबसे लोकप्रिय नाम है झूम खेती। सबसे लोकप्रिय नाम है झूम खेती। क्या नाम है? झूम खेती। सबसे लोकप्रिय नाम क्या है? झूम खेती।
शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या प्लेस एग्रीकल्चर या बर्न एग्रीकल्चर आदि आदि। नेक्स्ट, क्या होता है ये मुख्यतः कहाँ पे होता है? यह मुख्यतः नॉर्थ ईस्ट में, इसमें वन को काटा और काटो जलाओ, पर्यावरण के दृष्टि से अनुकूल नहीं, पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल नहीं। क्यों नहीं अनुकूल? क्योंकि हम वन को काटते हैं और जलाते हैं, ठीक है, वन को काटते हैं और जला डालते हैं। यह एक क्लासिकल एग्रीकल्चर है। क्लासिकल एग्रीकल्चर का क्या मतलब होता है कि इसमें नो यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, किसी प्रकार की आधुनिक तकनीक और उर्वरक की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए उत्पादकता उत्पादन नहीं है। नो यूज फर्टिलाइजर, नो यूज फर्टिलाइजर एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। नो यूज, अंग्रेजी भी थोड़ा लिख लीजिए, बेहोश नहीं होइएगा तब, ठीक है। नो यूज फर्टिलाइजर एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, नो यूज फर्टिलाइजर, ठीक ठाक पानी है देखो तो। नो यूज फर्टिलाइजर एंड, नो यूज फर्टिलाइजर एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्या होगा? उत्पादन होगा ही नहीं। उत्पादन होगा ही नहीं, किस में? जी, प्रोडक्शन नहीं, यहाँ है लेस प्रोडक्शन, लेस प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, लेस प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, लेस प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी पूछेगा, ये तो वह कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, ठीक है। क्या पूछ गए ना? अब इंडिया में डिफरेंट स्टेट में झूम खेती होती है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है, उसका क्या नाम है? इंडिया का जब याद कर लीजिए तो वर्ल्ड का याद करना है। ये क्वेश्चन पक्का है, फिर ये कहेगी सर इस बार भी पूछा है। हर साल बीपीएससी जैसी कोई ऑडिटर की परीक्षा हो, सिविल सेवा की परीक्षा हो, अकाउंट ऑफिसर की परीक्षा हो, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की परीक्षा हो, सीडीपीओ की परीक्षा हो, ठीक है, टीचर की परीक्षा हो, सब एक ही क्वालिटी का हो गया, ठीक है कि नहीं। इसीलिए कुछ सब्जेक्ट कॉमन नहीं पढ़ा देते हैं, क्योंकि सब में एक ही पढ़ना है, एक ही अध्याय पढ़ना है। एक भी तथ्य ऐसा नहीं है कि उससे कम या ज्यादा, पर क्वेश्चन का स्तर भी एक ही है, ठीक है कि नहीं। बीपीएससी है तो क्वेश्चन का स्तर भी लगभग एक ही रखे हुए है, बात है। तो मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये आपका फीचर, ये क्या है? ये आपका फीचर है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे देते हैं कि भविष्य के सिविल सर्वेंट के लिए तो ये जानकारी रहनी चाहिए। अब आइए, इंडिया में जो डिफरेंट स्टेट है, जो डिफरेंट स्टेट है उसमें हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को किस नाम से जानते? दो भाग में बांटेंगे ना, किस किस नाम से जानते हैं, ठीक है कि नहीं। तो लिखिएगा सबसे पहले पेबार,
या दहिया, बेबार, बेबार, दहियार, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, बेबार या दहिया, मध्य प्रदेश। दीपा, छत्तीसगढ़, दीपा, छत्तीसगढ़, दीपा, छत्तीसगढ़। पेंडा, एपी, एपी मतलब आंध्र प्रदेश, पेंडा आंध्र प्रदेश, ठीक है। कुमारी, कुमारी पश्चिम घाट, कुमारी पश्चिम घाट, कुरबा झारखंड, कुरबा, कुरबा झारखंड। कुमारी पश्चिम घाट का स्थानीय नाम क्या है? पश्चिमी घाट का स्थानीय नाम क्या है? सह्याद्री का स्थानीय नाम सह्याद्री। याद रखा कीजिए भाई, स्थानीय नाम सह्याद्री, ठीक है। बस कोडू या पेंडा आंध्र प्रदेश, या पेंडा आंध्र प्रदेश, दीपा छत्तीसगढ़, पूर्वा झारखंड, कुमारी पश्चिमी घाट, बेवार या बिहार, मध्य प्रदेश। तो ये भारत। और धूमखेती नॉर्थ ईस्ट, धूम किसको कहाँ कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट, आसाम, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट आसाम, नॉर्थ ईस्ट आसाम, क्या? अब इसी क्रम में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अच्छा, ये पहले लिख लिए, सब लोग लिख लिए ना। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा, देश कौन सी कंट्री में किस नाम से जानते हैं, और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। देश, और जैसे उसमें पढ़े राज्य, और कोई भी देश पढ़ेंगे, जैसे मैक्सिको में कोमाइल, मैक्सिको, मैक्सिको को मैक्सिको कोमाइल, मैक्सिको कोमाइल। दूसरा ब्राजील रोका, ब्राजील रोका, ब्राजील रोका, ब्राजील रोका। इंडोनेशिया, लदांग, इंडोनेशिया लदांग, ठीक है। क्या है? वियतनाम, रे, वियतनाम, रे। पहला मैक्सिको, कहाँ कहाँ? वियतनाम, ब्राजील, ब्राजील, और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ये 10 करीब है जिसको आपको याद रखने ना, तो कम से कम आपको याद रखना ही चाहिए। आगे चलिए, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में हम लोग है पहला पढ़े हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। लिखिए मिश्रित खेती, मिश्रित खेती, मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है? इसमें मिक्स्ड कृषि, मिक्स्ड खेती और मिक्स्ड कृषि में क्या अंतर है? मिक्स्ड खेती में, मिक्स्ड एग्रीकल्चर में कृषि के साथ पशुपालन। अब मिक्स्ड खेती में 2 या 2 से अधिक फसल, लिखेंगे 2 या 2 से फसल एक ही समय खेत में हो,
दो या दो से अधिक फसल एक ही समय खेत में हो। ठीक है, नेक्स्ट, मिक्स्ड एग्रीकल्चर, कृषि के साथ साथ पशुपालन। निश्चित कृषि, निश्चित कृषि, निश्चित कृषि, निश्चित कृषि, निश्चित कृषि क्या है? निश्चित कृषि ये, हाँ, मतलब कृषि के साथ साथ पशुपालन है, के साथ साथ पशुपालन है। कौन कौन? हाँ जी, मिश्रित कृषि। नेक्स्ट, नेक्स्ट में आ जाइए। तीसरा है, क्या लिख देंगे? जीरो बेस आधारित, आधारित, आधारित खेती, आधारित खेती। यह रसायन मुक्त खेती है, यह रसायन मुक्त खेती है, यह रसायन मुक्त खेती है, इसके प्रणेता सुभाष पालेकर है। के प्रणेता, के प्रणेता कौन है? इसके प्रणेता सुभाष पालेकर है, सुभाष पालेकर है, सुभाष पालेकर है। और लास्ट है ऑर्गेनिक खेती, कार्बनिक खेती, कार्बनिक खेती, ऐसी खेती जिसमें हरी खाद, ऐसी खेती जिसमें हरी खाद, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन एवं कंपोस्ट पर आधारित, कंपोस्ट पे आधारित, कंपोस्ट पे आधारित खेती की जाती है, खेती की जाती है से विश्व पृथ्वी दिवस वृक्ष लक्ष्य के विद्यार्थी। ठीक है, क्या लिखे? क्या लिखे? लगाई जाती है तो उसे क्या, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑर्गेनिक खेती, उसे कहते हैं ऑर्गेनिक खेती। ठीक है, ऐसी खेती पर्यावरण के लिए अनुकूल होती है, ऐसी खेती पर्यावरण के लिए अनुकूल होती है, ऐसी खेती पर्यावरण के लिए होती है, ऐसी खेती पर्यावरण के लिए अनुकूल होती है। ठीक है, ऐसी खेती, नोट, नोट, सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य, सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य,
भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य, ठीक है। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? सिक्किम। टिक लगा दीजिए उसको। और सबसे ज्यादा और सबसे अधिक तमिलनाडु में कृषि की उत्पादकता पाई जाती, फसल की उत्पादकता पाई जाती है, फसल की उत्पादकता पाई जाती है। पाई जाती है सबसे अधिक, नोट में ही लिख देंगे, सबसे अधिक औसत औसत भूमि, सबसे अधिक औसत भूमि किस राज्य में है? तो बोले थे 4 दिन पहले जब मैं राजस्थान वृत्तांत बता रहा था, राजस्थान में है। सैकड़ों किलोमीटर यूं ही पड़ा हुआ है, एक घर मिलेगा। सबसे अधिक औसत भूमि किस राज्य के पास है? होल्डिंग में राजस्थान के पास है। सबसे बड़ा स्टेट भी है क्षेत्रफल के दृष्टि से, राजस्थान के पास है। भारत 20 प्रकार के कृषि जलवायु प्रदेश में बटा हुआ है। भारत को 20 क्षेत्र में 20 क्षेत्र में 20 क्षेत्र में कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। बांटा गया है, ठीक है। बांटा गया है, इस क्षेत्र में बांटा गया है, तो याद रखिएगा। कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया है कृषि जलवायु प्रदेश? 20। नेक्स्ट, भारत में नेट एरिया सोन, जिसमें कृषि की जाती है, भारत में शुद्ध कृषि बुआई क्षेत्र 43%, 43%। शुद्ध कृषि बुआई क्षेत्र 43%, और वन क्षेत्र और वन क्षेत्र 24% लगभग हो गया है। हो गया है, ठीक है। एक नोट पे ये भी लिख देंगे, उत्तर पूर्वी और दक्षिण भारत में बागानी खेती, उत्तर पूर्वी और दक्षिण भारत में बागानी खेती, जैसे चाय, कॉफी, रबर, चाय, कॉफी, रबर, ठीक है, को बागानी खेती के नाम से जाना जाता है। को बागानी खेती के नाम से जाना जाता है। बागानी खेती के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बागानी खेती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, और लिख देंगे, भूलेंगे नहीं, झूम खेती उत्तर पूर्वी में मुख्यतः नागालैंड में ही, नागालैंड और आसाम, लेकिन यदि आसाम नागालैंड दोनों दे दे तो नागालैंड पे टिक लगाइएगा। नागालैंड 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 में देखे जाते हैं, नागालैंड में देखे जाते हैं, ठीक है। बिहार में सीमांत कृषक की संख्या लगभग 86%। बिहार में सीमांत कृषक की संख्या
सीमांत कृषक की संख्या लगभग कितनी है? 85%। सीमांत कृषक किसे कहते हैं? सीमांत कृषक कहते हैं कि जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि हो। लिखेंगे जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो तो उसे सीमांत कृषक की संख्या कहते हैं। सीमांत कृषक की संज्ञा देते हैं। ठीक है, बस मैं समझता हूं कि यदि इतनी पॉइंट्स आप याद रखेंगे तो आज की तारीख में कोई भी क्वेश्चन ऑर्गेनिक पढ़ ही लिए हैं, जो पढ़ ही लिए हैं। सुभाष पालेकर साहब बहुत चर्चित हो गए हैं और ट्रेडिशनल वगैरह है उसको भी देख ही लिए हैं। और सबसे ज़्यादा तो झूम खेती ही पूछता है, तो देश और विदेश का जो झूम खेती है उसको भी आपने पढ़ाई। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा जो पार्ट 1 था, पार्ट 1 क्या था? पार्ट 1 था कृषि और विभिन्न प्रकार, क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है कि नहीं? अब हम लोग पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 क्या है? भारत के प्रमुख फसल। ठीक है, तो लिखेंगे भारत के प्रमुख फसल। सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आता है, इसलिए टिक लगा दीजिए। जब पढ़ते हैं ज्योग्राफी में तो सबसे ज्यादा यहीं से आता है, इसलिए टिक लगाइए। मैंने पहले ही कहा कि 80% प्रश्न का संबंध भारत के प्रमुख फसल से है। भारत के प्रमुख फसल। भारत के प्रमुख फसल क्या क्या है? तीन ही तो है, रबी, खरीफ, जायद। देखेंगे भारत में तीन प्रकार के फसल पाए जाते। 3 प्रकार के फसल पाए जाते। पहला है खरीफ। जून से अक्टूबर तक होता है। जून से अक्टूबर तक होता है। मानसून आधारित है। मानसून आधारित है। मानसून आधारित है। मानसून आधारित है। और भारत में सबसे अधिक कौन सा खाद्यान्न होता है? धान। सबसे अधिक क्षेत्र भी उसी का है, इसलिए धान किसका उदाहरण है? खरीफ का। देखेंगे मुख्य फसल धान, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा, फली, ज्वार, बाजरा, मूंग, ज्वार, बाजरा, फली है। ज्वार, बाजरा, फली है। ठीक है, पहले सबका टाइप लिख लीजिए। 5 फसल ऐसे हैं जिसका ज्योग्राफिकल कंडीशन इसमें पढ़ना हो। धान, गेहूं, सुगरकेन, कॉटन, टी। इसका 5 भौगोलिक कंडीशन यदि आप याद करके रख लेते हैं, एक इसमें यदि पूछेगा तो एक इसमें से पूछेगा ही। पहले तो खरीफ, रबी क्या क्या है उसको देख लीजिए। अब आइए रबी फसल। रबी फसल अक्टूबर से मार्च तक है। गेहूं कट रहा है ना,
अक्टूबर से मार्च तक है। मुख्य उदाहरण गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। गेहूं, जौ, चना, मटर, सब सरसों। और तीसरा है जायद फसल। तीसरा कौन सा फसल है? तीसरा जायद फसल है। तीसरा कौन सा फसल है? तीसरा जायद फसल है। जायद, ठीक है। जायद फसल कौन सा है? ये जायद फसल है जैसे आपका तरबूज, खरबूज वगैरह सब के बीच में होता है। ठीक है, जो सीजन है वो जायद का सीजन लिखेंगे। जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जी। खीरा, ककड़ी और सब्जी। खीरा, ककड़ी और सब्जी। ओके, तो ये है टाइप। ये क्या है? टाइप है। एक आध क्वेश्चन कभी आ जाता है यहां से। अब इसका जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है उसको देखना है। सबका तो नहीं देखना है, 5-6 का तो देखना है। देखिए, सबसे पहले राइस। अब चावल की, राइस की ज्योग्राफिकल कंडीशन, कितना टेम्परेचर, कितना पानी, कितना कैसा सॉइल, ये सब इसमें। राइस में सबसे पहले लिखो कि भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न, भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न, लगभग 21%। जितना हम खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं 310 मिलियन टन में 21% हिस्सा किसका है? धान का है। धान मतलब चावल या चूड़ा या अन्य, ठीक है। लगभग 21% हिस्सा। अब आइए, कैसा टेम्परेचर होता है, कितना टेम्परेचर होता है इसमें? यह चावल पनपता है 25 डिग्री सेल्सियस। ये तापमान 25 डिग्री, तापमान 25 डिग्री, पानी की मात्रा 100 सेंटीमीटर से ऊपर, पानी की मात्रा 100 सेंटीमीटर से ऊपर। ठीक है, पानी की मात्रा कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 सीजन राइस का उत्पादन करता है? बंगाल। पश्चिम बंगाल में राइस कल्चर है। चावल और मछली वहाँ 30 रुपया में भी खिला देगा। जैसे दिल्ली में 25 रुपया में कौवा बिरयानी खिला देगा, ठीक है कि नहीं? कौवा बहुत है तो कौवा पकड़ा, बिरयानी खिला दिया। एक तो फिल्म भी देखे थे हम, रन, देखे होंगे आप लोग भी, देखे होंगे। कितना बढ़िया कहा क्या कि यार, तो अंदर जब से खाया हूँ काउं काउं कर रहा है, तो कहा कि यार कौवा है, कौवा बिरयानी खाया है? तो कहा कि हाँ। तो कहा कि चिकन बिरयानी है? कहा तुमको 5 रुपया में कौवा बिरयानी नहीं खिलाएगा तो चिकन बिरयानी खिलाएगा, ठीक है कि नहीं? तो मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है, उसी तरह से पश्चिम बंगाल में है, सरा गला मछली, चावल, झोर 25 रुपया में भर पेट खिला, ठीक है कि नहीं? पश्चिम बंगाल ऐसे भी सस्ता राज्य है, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए सस्ता है। आज भी वहाँ भोजन 25 रुपया में मिलता है। यहाँ पे 25 रुपया में एक समोसा नहीं मिलता, ठीक है कि नहीं? आगे चलिए, तो मिलेगा वो भी सरा हुआ मिलेगा। आगे लिखिए, कहाँ थे हम लोग? फिर लिखिए, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है, उसी में लिखेंगे, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसमें तीन राइस क्रॉप, 3 राइस क्रॉप होते, चावल की खेती होती।
3 राइस क्रॉप होते हैं। इसलिए चावल में सबसे अधिक उत्पादन बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब है। इसीलिए चावल में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब है। तो याद रखना, अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन कर लो। आज जी अंडरलाइन करना है। वेस्ट बंगाल पूछता है आपकी परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। वो जमाना चला गया कि पहला और दूसरा तीसरा भी पूछ लेता है। पहला वेस्ट बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा पंजाब। सबसे अधिक चावल की उत्पादकता पंजाब में है। सबसे अधिक चावल की उत्पादकता पंजाब में है। सबसे अधिक चावल की उत्पादकता पंजाब में है। पंजाब में है। और विश्व में सबसे अधिक चावल का उत्पादन चीन करता है, उसके बाद भारत। विश्व में चावल का उत्पादन सबसे अधिक चीन करता है, उसके बाद भारत करता है। ठीक है, उसके बाद भारत करता है। बाउल ऑफ राइस, इंडिया में बाउल ऑफ राइस किस क्षेत्र को कहते हैं? कटोरा, धान का कटोरा। जल्दी बोलो। कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहते हैं। कृष्णा गोदावरी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को हम लोग कहते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ भी कहलाता है, वो तो हमारा रोहतास भी कहलाता है। अब बिहार में किसको कहते हैं? और बिहार में कहते हैं रोहतास को। ठीक है, आप लोग दरभंगा में रहते हैं, बोरो धान कहाँ बोया जाता है? बिहार के किस ब्लॉक में बोरो धान बोया जाता है? तेसर स्थान में, तेसर स्थान में बोया जाता है। और इसमें एक विधि अपनाई गई थी बिहार में चावल के उत्पादन में वृद्धि के लिए, उसका नाम था श्री विधि। लिख दीजिएगा, श्री विधि का संबंध चावल उत्पादन तकनीक से। श्री विधि का संबंध चावल उत्पादन तकनीक से। श्री विधि का संबंध चावल उत्पादन तकनीक से। चीज लिखिएगा। को पढ़ना है ज्योग्राफी, हमको इकोनॉमिक साइंस सब पढ़ा दिए। ठीक है, अब चावल के बाद आइए, है ना, 5 फसल टिप्स पे रहना चाहिए ज्योग्राफिकल कंडीशंस के साथ। तो चावल के बाद क्या है मुख्य फसल में? गेहूं। लोग उस राज्य में से है जो चावल भी खाते हैं दिन में और रात में गेहूं भी खाते हैं, क्योंकि हम लोग बुद्ध के राज्य हैं तो मध्यम मार्ग में सब कुछ। बंगाल में सुबह शाम चावल। दक्षिण भारत में भी चावल का प्रचलन है, क्योंकि राइस बॉल ही है। कृष्णा गोदावरी का जो क्षेत्र है राइस बॉल ही क्षेत्र है, तो स्वाभाविक है। हाँ, तो कहा जाता है इस डेल्टा क्षेत्र में कि जितना दूर में एक हाथी बैठता है में 50 परिवार का खाना बन सकता, इतना प्रोडक्शन कर देता है चावल के। एनसीईआरटी में लिखित ये लाइन है, आगे लिखिए। पिट, गेहूं, गेहूं लिखिएगा। चावल के बाद दूसरा महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। चावल के बाद दूसरा महत्वपूर्ण खाद्यान्न है
विश्व में 12% योगदान है, विश्व में 12% इसका योगदान है। अच्छा, हाल में कौन सा क्षेत्र है जो काफी चर्चित रहा, उसको एक समय में बास्केट ऑफ रोटी कहते थे? बताओ। सोया हुआ नवयुवक, जागृत नवयुवक का कोई लक्षण नहीं। यूक्रेन, यूक्रेन को बास्केट ऑफ रोटी कहते थे और वहाँ गेहूं का प्रोडक्शन सबसे अधिक था। और जब यूक्रेन में युद्ध हुआ तो गेहूं, भारतीय गेहूं का डिमांड बढ़ा, लेकिन भारतीय गेहूं के साथ एक निगेटिव एस्पेक्ट्स है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर बहुत उपयोग करते हैं, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय मानक पे जाकर कमजोर हो जाता है। ठीक है कि नहीं? लिखिएगा नोट, यूक्रेन को बास्केट ऑफ रोटी के नाम से जानते हैं। यूक्रेन को बास्केट ऑफ रोटी के नाम से जानते हैं। यूक्रेन को बास्केट ऑफ रोटी के नाम से जानते हैं। यूक्रेन को बास्केट ऑफ रोटी के नाम से जानते हैं। ठीक है? कौन रोटी? बास्केट ऑफ रोटी के नाम से किसको जानते हैं? किसको जानते हैं? यूक्रेन को। ठीक है, नेक्स्ट। क्या लिख देंगे? अति महत्वपूर्ण है कि तापमान, इसके बढ़ने का तापमान, इसके बढ़ने का तापमान, इसके बढ़ने का तापमान हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे। ये 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, 10 से 25 लिखो। मार्च तक बढ़ता रहता है, पकता रहता है। नहीं बढ़ता है, पकता है कि नहीं पकता? बढ़ता नहीं है, पकता है। 10 से 25। पानी 75 से 100 सेंटीमीटर, पानी 75 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 75 से। प्रजाति, कौन सी प्रजाति ज्यादा होती? कल्याण सोना, सोनालिका, कल्याण सोना, सोनालिका, कल्याण सोना, सोनालिका, कल्याण सोना और सोनालिका। ठीक है, हमारे यहाँ देश में जो हरित क्रांति आई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, वो मुख्य रूप से गेहूं की ही क्रांति थी। और गेहूं के क्रांति, गेहूं के ही उत्पादन में अभूतपूर्व प्रगति हुई और हम लोगों ने करोड़ों लोगों को भूख से बचाया। इसी क्रम में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन एक समय में चाइना आज भी है, लेकिन इंडिया की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, सेकेंड पोजीशन पे, अमेरिका से ऊपर है। देखेंगे विश्व में चीन, भारत और अमेरिका का स्थान है। चीन, भारत, अमेरिका का स्थान है, जबकि भारत में चीन, भारत और अमेरिका का स्थान विश्व में। जबकि भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब है।
नेक्स्ट, अब आ जाइए कॉटन। कॉटन, कॉटन, कपास। तीसरा फसल है कपास। तीसरा फसल है कपास। ठीक है, तीसरा फसल कौन सा है? और कपास में एक ऐसा फैक्ट जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या पढ़े थे? काली मिट्टी। भारत में इसका ओरिजिनेशन है। का निर्माण कहाँ शुरू हुआ था? उत्पादन कहाँ से हुआ था? भारत। कहाँ? हड़प्पा की सभ्यता। वहीं से इसको जोड़िए, लिखेंगे इसका ओरिजिन इंडिया है, उद्भव इंडिया। सब ये सारी बात जो आप कहे हैं वो सब लिखिए। उद्भव इंडिया है, उद्भव इंडिया। उजला सोना, उजला सोना काली मिट्टी में होती है, काली मिट्टी में होती है। काली मिट्टी में होती है। वो दोनों जलोढ़ मिट्टी में होती है, एक काली मिट्टी में होती है। चावल और वहीं पे पढ़ाए थे, कहाँ? सॉइल में। बहुत सारी जगह पे पढ़ा है, मैदान में ही बताए हैं। इसके बाद है आपका टेम्परेचर कितना होता है? टेम्परेचर होता है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। तीस से 30 डिग्री 30 से 30 डिग्री सेल्सियस। कौन? कौन? कपास। ठीक है, उसको याद रखिए। तीसरा है टेम्परेचर, लिख लिए। पानी लिखिए, पानी 50 से 75 सेंटीमीटर। 50 से 75 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 से 75 सेंटीमीटर होती है। मेजर स्टेट कौन सा है जहां कपास होती है? गुजरात, महाराष्ट्र। मेजर स्टेट लिखेंगे, मुख्य राज्य। मुख्य राज्य जहां कपास होती है, जहां कपास होती है। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना। ठीक है, ये मुख्य प्रजाति लिख लीजिएगा, जरीना। ये मुख्य प्रजाति लिख लीजिए, जरीना। और 400 से ऊपर जितनी प्रजाति है, 401, 402, 403, वो सब कपास की प्रजाति। एवं 400 से ऊपर सभी प्रजाति का संबंध कपास से। 400 से ऊपर सभी प्रजाति का संबंध, सभी प्रजाति का संबंध किसे है? कपास से। अब आ जाइएगा गन्ना। गन्ना लिख लीजिए, गन्ना। गन्ना का भौगोलिक विशेषता और कपास की भौगोलिक विशेषता समान है, तो लिखेंगे गन्ना की भौगोलिक विशेषता कपास की तरह है। ठीक है, कपास की तरह है। वही 20 से 30 डिग्री सेल्सियस और वही पानी की मात्रा होगी। ठीक है, लेकिन मेजर स्टेट कौन है? यूपी, महाराष्ट्र। लिखेंगे मेजर स्टेट जहाँ शुगरकेन होता है, यूपी। जहाँ गन्ना होती है, यूपी। यूपी और यूपी और महाराष्ट्र।
चीनी सबसे अधिक होती है महाराष्ट्र में, गन्ना सबसे अधिक होती है उत्तर प्रदेश में, इसको भी ध्यान रखिएगा। चीनी सबसे अधिक होती है और गन्ना सबसे अधिक होती है, और विश्व में सबसे अधिक चीनी ब्राजील, ब्राजील के बाद इंडिया में। इंडिया 19% चीनी विश्व का प्रोडक्शन करता है। तो लिखेंगे विश्व स्तर पर ब्राजील के बाद चीनी उत्पादन में भारत का स्थान है। विश्व स्तर पर ब्राजील के बाद, विश्व स्तर पर ब्राजील के बाद भारत का स्थान है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, शुगर केन हो गया ना। शुगर केन के बाद आई चाय। चाय, बिना चाय पिए हुए तो काम चलेगा नहीं। देखिए चाय, अभी तक चाय नहीं है। चाय, चाय पहले लिखो। चाय में भौगोलिक विशेषता 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होती है। मतलब पानी की मात्रा 250, 200 से 250 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। चलिए, लेकिन इस पर ध्यान रखिए कि चाय के लिए असम है ही लीडिंग स्टेट, बंगाल है। दार्जिलिंग चाय तो विश्व प्रसिद्ध है। अपने संस्मरण के दौरान भी मैं कहता हूँ कि दार्जिलिंग जाइए तो चाय वहाँ की, दार्जिलिंग में मत पीजिए, दार्जिलिंग के रास्ते में पीजिए। दार्जिलिंग में तो फिर प्रोफेशनल है, वो पैसा भी लेगा और चाय भी उस क्वालिटी का नहीं पिलाएगा जिसके स्वादिष्ट आज भी मेरे जेहन में, जिसके स्वाद आज भी मेरे जेहन में। ठीक है कि नहीं। मूल में आ जाइए। तो मूल यह है कि चाय के लिए आपका टेम्परेचर हो गया, वो सब हो ही गया। भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। किसमें? चाय में। हम लोग चीनी का भी उत्पादन करते हैं, चीनी खाने में भी सबसे आगे। चीनी के सबसे अधिक रोगी भी भारत में ही है। चीनी के सबसे अधिक रोगी भी, मधुमेह के सबसे अधिक रोगी भी भारत में ही। अभी देख रहे हो कि मधुमेह पे ही पॉलिटिक्स चल रही है कि बेचारे अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन लेने की नौबत आ गई। कहता है जेल प्रशासन ने ठीक से हमारा केयर नहीं किया। खाना खाते हो घर का, आम मंगाते हो घर का, सारा भोजन तुम्हारा घर का, शुगर लेवल कौन बढ़ा दिया? मुझे नहीं ना शुगर लेवल को बढ़ाएगा। ठीक है कि नहीं। जेल प्रशासन टहलाइए देता है, सब काम करिए देता है, तो भोजन मिल ही जाता है तुमको घर से। इससे अच्छी बात क्या है? और कर रहा है सरकार ने हमारा लेवल बढ़ा दिया है। पॉलिटिक्स है, चलता रहे। मूल बिंदु पे आ जाइए। यदि जेल का खाता ना रोटी दाल, एकदम ठीक रहता। दाल मिलता ही नहीं, पानी मिलता, रोटी मिलता, पानी पीता। पानी पीने की भी आवश्यकता नहीं थी, दाल पी लेता, वही पानी के समान था। आगे चलिए, नेक्स्ट। तीसरा, चौथा है, चाय में लिख लिए सब चीज। चाय में एक बात कहाँ लिखे? सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। और सबसे अधिक उत्पादन, और सबसे अधिक उत्पादन, सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? असम करता है। सबसे अधिक उत्पादन असम करता है। मोबाइल वाइल बंद रखा कीजिए भाई। सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? असम करता है। बहुत अच्छा। चाय भी हो गया। दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग मिला है सबसे पहले। वो सब पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, ढेर सारी जगह बताते रहते हैं, सुनते रहो, याद रहेगा। सब लिखने की जरूरत नहीं है। चाय के बाद आइए कॉफ़ी। चाय में कौन सा केमिकल अल्कोलाइड्स होता है? अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जो स्टिमुलस, एक बार एक क्वेश्चन भी पूछा कि निम्नलिखित में से उद्दीपक पदार्थ कौन है?
या स्टिमुलस मैं कहते हैं ना, यो कनी चाय बनाओ, कनी मन के मूड के फ्रेश करे के छे। तो मूड का फ्रेश क्या है? वही है उद्दीपक, स्टिमुलस। झंकार मारता है। चाय पीजिएगा तो नींद टूट जाएगा आपका, ठीक है कि नहीं? जो भकवाया हुआ नींद है, एक उधर भी सो रहे हैं तो एक ही बजे 2 ही बजे से सो रहे हैं, बीच में से झपकी लेते, अभी आंख पूरी तरह से खुला है, चले ठीक है, होता है, आदत नहीं रहता है 6 घंटा 7 घंटा बैठने का, कठिनाई तो होती है कि नहीं? तो क्या है, हमको तो 14 घंटा 15 घंटा क्लास लेने की आदत है। तो कहोगे तो बिना ब्रेक का भी, तो थोड़ा उम्र बढ़ गया है तो थोड़ा सा कहते हैं अच्छा जाओ 10 मिनट आराम तुम भी करो, 10 मिनट भी कर ले, ठीक है कि नहीं? ये तो हम तो लगातार 15 घंटा कक्षा लेने वाले आदमी, ठीक है कि नहीं? आगे लिखिए, फिलहाल स्टिमुलस दीपक पदार्थ कौन है? चाय। और चाय में कौन सा केमिकल कैल्कुलाइट्स रहता है? एल्कोलाइट्स रहता है, टेनिन। लिख देना, टेनिन रासायनिक अवशिष्ट चाय में पाए जाते हैं, उत्तेजना लाता है, जो मस्तिष्क को उत्तेजित करता है, जो मस्तिष्क को उत्तेजित करता है। तो मस्तिष्क को क्या करता है? उत्तेजित करता है, ठीक है? ठीक उसी तरह से है तंबाकू में। तंबाकू में कौन सा केमिकल अल्कोलाइट्स होता है? निकोटीन। निकोटीन लगाओ भाई कनी बुद्धिवर्धक चूर्ण, दिमाग तेज हो जाए छे। बीबीसी उसको हम लोग कहते हैं, गांव घर में हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? बीबीसी के नाम से। कॉपी के ऊपर में लिख लो, तंबाकू में निकोटीन होता है और चाय में कैफीन। तंबाकू में निकोटीन और चाय में कैफीन रासायनिक अवशिष्ट पाए जाते हैं जो उत्तेजना लाता है, ठीक है? जो उत्तेजना लाता है। देखो, जितना भी नशीला पदार्थ खाओगे ना, चाय कॉफी और तंबाकू एवं शराब भांग, इस सब में क्या अंतर है बताओ? ये सब जितना पदार्थ है वो मस्तिष्क को उत्तेजित करता है, और शराब भांग वगैरह सब, ताड़ी वगैरह सब क्या करता है? मस्तिष्क को सुस्त करता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट लाता है। इस दोनों में अंतर वही है। ये तीनों पदार्थ जो खाने से क्या होता है? मस्तिष्क थोड़ा सा, हाँ, इस दोनों में यही अंतर है। शराब पीने से मस्तिष्क क्या हो जाता है? सुस्त हो जाता है, विवेक शून्यता आ जाती है। इसलिए गांधी जी कहे थे कि शराब पीने से आत्मा मरती है, विवेक तो मरता ही है, आत्मा भी मर जाती है। 4 सिक्की पान खा लो एक बार में, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं कि 4 ग्लास मार दो, फर्क पड़ जाएगा धीरे। आगे चलो, नेक्स्ट। कहाँ थे हम लोग? चाय हो गया, वाह बहुत बढ़िया। चाय के बाद आप क्या पियोगी? कॉफी पी लो, एक साथ दोनों। कॉफी कहती है कॉफी पियेंगे, ठीक है, लिखिएगा। कॉफी के 2 प्रजाति, अरेबिका और रोबोस्टा। कॉफी की, अच्छा एक मिनट ध्यान रखना, चाय में एक बात और ध्यान रखना, उसके ज्योग्राफिकल कंडीशन में। चाय में 250 सेंटीमीटर पानी तो होती है, लेकिन पानी लगातार होना चाहिए, फुहारा टाइप का। ये नहीं कि एक ही बार में मूसलाधार हो जाए, सो नहीं, फुहारा फब्बार टाइप का हमेशा होते रहना चाहिए। तभी आपकी वहाँ चाय की खेती क्या है? चाय की खेती तो किशनगंज में भी होती है। अरे हाँ, बिहार में चाय की खेती कहाँ होती है? किशनगंज में भी होती है। लेकिन बिहार की किशनगंज की चाय और दार्जिलिंग की चाय में ज्योग्राफिकल अंतर यही है कि वहाँ की चाय में क्या होती है? वहाँ की चाय में कड़वाहट ज़्यादा होती है, और यहाँ की चाय में कड़वाहट नहीं होगी, मज़ा नहीं आएगा। वो सुगंध ज़्यादा होगी, इसमें सुगंध नहीं होगा। कश्मीर का सेव, दरभंगा का हाया घाट का सेव खाइएगा तो दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा? उपजा तो लोग हैं, लेकिन वो जो ज्योग्राफिकल कंडीशन, सॉइल टेम्परेचर, रेनफॉल और इको जो
पूरी संरचना होती है वो जो रहती है, दरभंगा का मखाना खाओगे और दिल्ली में ही मखाना खाओगे, खाना तो कहीं कर सकते हैं, लेकिन दोनों के मखाना में अंतर होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। तब ना एग्रो क्लाइमेट जोन में बांटा गया, ठीक है कि नहीं? बिहार को 4 एग्रो क्लाइमेट जोन में बांटे हैं, वो भी लिख लो कॉपी के ऊपर में पूछता है। बिहार को 4 एग्रो क्लाइमेट जोन में बांटा गया है। बिहार को 4 एग्रो क्लाइमेट जोन में बांटा गया है। बिहार को 4 एग्रो क्लाइमेट जोन में बांटा गया है। आज लिखोगे आप कॉफी में, आज कॉफी की प्रजाति लिख लिए पहले। कॉफी की प्रजाति लिखे, रोबोस्टा और अरेबिका। अरेबिका अरेबिका रोबोस्टा और अरेबिका, ठीक है? तो प्रजाति ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफिकल कंडीशन की जगह। और ब्राजील लिखेंगे, ब्राजील मुख्य उत्पादक देश है। मुख्य उत्पादक देश है। मुख्य उत्पादक देश है। और भारत में कर्नाटक। और भारत में कर्नाटक। भारत में कर्नाटक, ठीक है? किसमें? कॉफी में। नोट, ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहते हैं? हेजेंडा कहते हैं। यही ना रिवीजन कर रहे हो तुम? ब्राजील में कॉफी के बागान को हेजेंडा कहते हैं। और कॉफी के मंडी को साओ पोलो। कॉफी का मंडी साओ पोलो है, जो सबसे बड़ा मंडी है कॉफी। कॉफी का सबसे बड़ा मंडी नहीं समझते हो? साओ पोलो है, ब्राजील में ही। और सबसे बड़ा बंदरगाह, और कॉफी का सबसे बड़ा बंदरगाह सेंटोस, वो भी ब्राजील में। कॉफी का सबसे बड़ा बंदरगाह सेंटोस। कॉफी का सबसे बड़ा बंदरगाह सेंटोस। सेंटोस वह भी ब्राजील में ही है। वह भी ब्राजील में ही है। कौन? वह भी। कौन भी? वह भी। सेंटोस ब्राजील में ही है, ठीक है? लास्ट लिख लो, रबर। रबर टेम्परेचर 25, पानी 200। रबर में लिख दो टेम्परेचर 25, पानी 200 सेंटीमीटर। पानी 200 सेंटीमीटर, ठीक है? 200 सेंटीमीटर। भारत में सबसे अधिक रबर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में। ठीक है? अच्छा, ये जितना पढ़े हो उस सब में ट्रांसप्लांटेशन किसका होता है? कहते हैं ना कि ट्रांसप्लांट करते हैं। किसका ट्रांसप्लांट करते हैं? गेहूं का, धान का? गेहूं का करते हैं, यही रहती हो गांव घर में। धान का करते हैं। ट्रांसप्लांट किसका करते हैं? अधिक मजदूर की जरूरत धान में ही पड़ता है, तब ना उसके लिए हम लोग एक मैकेनाइजेशन करवाए हैं, और वो है पैडी ट्रांसप्लांटर। पैडी ट्रांसप्लांटर से हम लोग मजदूर उसमें अब नहीं बोता है। कौन बोता है? मशीन ही बो देता है, ठीक है कि नहीं? तो वो सब भी कभी कभी जनरल जो तुम देखते समझते हो से भी जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तुम कहोगे जा मास्टर साहब कहाँ बताए थे? नहीं हो सकता है, ऐसा बुद्धि रखोगे तो कभी नहीं हो। थोड़ा सकारात्मक आँख का नाक खोल के रखोगे और जितना पढ़ा दिए हैं
यूपीएससी का पीटी तक हो जाए, लेकिन उसके लिए जागृति की जरूरत है। मूर्ति देवी पुरस्कार लेने के लिए जो रहते हैं उस तरह से नहीं हो सकता। ले जाके घर पे पढ़िए, 5 बार 7 बार 10 बार कॉपी पढ़िए, एनसीईआरटी की किताब पढ़िए, देखो कि कैसे नहीं हो जाता है कि नहीं। चलिए मूल में आ जाइए। लेकिन आप लोग तो 2 दिन आते हैं, 2 दिन आराम करते हैं, पता ही नहीं चलता है, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे वही लोग रद्द होते हैं जिनका रेगुलर काम करते हैं, उन्हीं का होता भी है। मूल में आइए, कहाँ थे हम लोग? रबर हो गया, चलिए 5 हो गया, बहुत। अब लिख देंगे बूस्टर फैक्ट, कर दो खत्म। बूस्टर फैक्ट, चावल का उद्भव स्थान दक्षिणी पूर्वी एशिया। चावल का उद्भव स्थान दक्षिणी पूर्वी एशिया। दलहन फसल, दलहन फसल नाइट्रोजन फिक्सेशन में, स्थिरीकरण में काम आता है। दलहन फसल दलहन फसल किसमें काम आता है? नेक्स्ट, दलहन फसल नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है। अमन चावल, अमन राइस, अमन राइस जून जुलाई में ग्रो करता है। जून जुलाई में जया पद्मा कृष्णा, जया पद्मा कृष्णा चावल की वेराइटी। जया पद्मा कृष्णा माही, माही, माही चावल की वेराइटी है। ठीक है, चावल की वेराइटी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि कॉटन, बैगन, कॉटन और बैगन जैव संवर्धित रूप, जैव संवर्धित, जैसे बीटी कॉटन, बीटी बैगन, तो जैव संवर्धित उत्पाद के रूप में जाना जाने लगा। जैव संवर्धित उत्पाद के रूप में जाने लगा है। लगा है। फल और सब्जी में, फल और सब्जी में चीन के बाद भारत का स्थान, चीन के बाद भारत का स्थान है। चीन के बाद भारत का स्थान है। गोल्डन फाइबर के नाम से जूट को जाना जाता है। नेक्स्ट, गोल्डन फाइबर के नाम से जूट को जाना जाता है। गोल्डन फाइबर के नाम से जूट को जाना जाता है। बंगाल प्रमुख राज्य है, जूट में बंगाल प्रमुख राज्य है, और देश में भारत, देश में भारत। चाय के अलावा दाल में भारत सबसे बड़ा उत्पादन और उपभोक्ता भी है। ठीक है, चाय के अलावा दाल में भारत सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी है। उपभोक्ता भी है। ठीक है, मूंग सनई ढेंचा, मूंग सनई ढेंचा
ढेंचा, लोबिया, 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 मूंग तनई ढेंचा लोबिया, काउपी, काउपी, COWP, काउपी इत्यादि का उपयोग, इत्यादि का उपयोग हरी खाद में करते हैं, हरी खाद में करते हैं। और इनमें काउपी, काउपी में सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है, और इसमें काउपी में सबसे अधिक नाइट्रोजन कंटेंट होता है। एक फोटोसिंथेसिस के आधार पर तो बायोलॉजी वाले पढ़ते होंगे C3 प्लांट और C4 प्लांट। C4 प्लांट जो है वो मैज है, और मैज तीनों सीजन में होता है, खरीफ में भी होता है, रबी में भी होता है। हम लोग के यहाँ खरीफ में भी अब होने लगा है इस बार से, रबी में हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, लिख दीजिएगा। C4 प्लांट के रूप में, C4 प्लांट के रूप में मक्का को जाना जाता है, मक्का को जाना जाता है। क्योंकि ये प्लांट ज़्यादा बेहतर सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में उपजता है, और हॉट और ड्राई कंडीशंस होते हैं C4 प्लांट में, जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया भी तेज होती है। इस कारण से इसको C4, जिसमें कम होती है ये दर, वो C3 में जाता है। तो मैज C4 प्लांट है, और C4 प्लांट में मैज तीनों सीजन में होता है। तो लिखेंगे मक्का, मैज या मक्का तीनों सीजन में होता है, तीनों सीजन में होती है, तीनों सीजन में होती है। सबसे अधिक सिंचित फसल सुगरकेन है, गन्ना है। भारत में सबसे अधिक सिंचित फसल, भारत में सबसे अधिक सिंचित फसल कौन है? गन्ना है। पीताम्बरी सरसों की प्रजाति है, पीताम्बरी सरसों की प्रजाति। मूंगफली की खेती में, मूंगफली की खेती में जिप्सम की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। मूंगफली की खेती में जिप्सम की आवश्यकता, जिप्सम की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज एक बायोलॉजिकल फैक्ट लिख लीजिए। कॉटन फाइबर बीज से प्राप्त होता है, बायोलॉजिकल फैक्ट है। कॉटन फाइबर बीज से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? सीड से। कॉटन फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सीड, ऐसा नहीं पत्ती मार दीजिएगा। सीड ऑब्टेन फ्रॉम सीड, बस। अब हमारा आधा भाग बचा है कि आराम से चल रहा हूं। ये तीनों छोटे छोटे खंड हैं। आज यदि इसको कर देते तो इसमें मज़ा नहीं आता, फिर बहुत छोटा है। थोड़ा सा ये बचा हुआ रह गया है। अगले दिन पूरी संपूर्ण कक्षा में जैसे इस दोनों को पढ़ा है, और मैंने पहले ही कहा कि 80 से 90% क्वेश्चन तो यहीं से रहता। तो परीक्षा के दृष्टि से देखिए तो कोर्स कंप्लीट, लेकिन थोड़ा ज्ञान के दृष्टि से इसको हम लोग एक कक्षा और देना चाहेंगे। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।
9 बजे पुनः